विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्नातक के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके अंतर्गत जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी उसके संबंध में डिस्कस किया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके कितने प्रकार थे। इन सब बिंदुओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यदि हम थोड़ा सा संक्षेप में यदि बात करें तो प्रतिनिधित्व की ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, ये एक अंग्रेजी विचारक थॉमस हेयर ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रतिनिधि का चुनाव, उसके अंतर्गत इस प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रतिपादन किया था और उनके नाम के आधार पर ही इसको हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसमें न्यूनतम कोटा निकाला जाता है और मतों का हस्तांतरण किया जाता है। इसके दो प्रमुख भाग थे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। इन सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हमें ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, इस वीडियो में हम इसके प्रमुख गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुणों की बात करें तो इसमें अनेक प्रकार के, जैसे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में प्राप्त हो जाता है। जब व्यवस्थापिका में प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो देश के प्रत्येक वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर है वो उसको मिल जाता है और प्रजातंत्र अपने पूर्ण वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। तो पहला जो गुण है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वो ये है कि यह एक ऐसी प्रणाली है प्रतिनिधित्व की जिसके अंतर्गत सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व है वो मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना रहती है। अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर यह पद्धति बहुसंख्यकों के अत्याचारों को रोकती है और जो अल्पसंख्यक हैं उनमें सुरक्षा की भावना है वो पैदा करती है। इस प्रकार सभी वर्गों में राजनीतिक संतोष की जो भावना है वो व्याप्त हो जाती है। तो पहला जो गुण था वो तो ये था कि सभी वर्गों को इस प्रणाली के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना आ जाती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण था वो है सर्वथा प्रजातंत्रवादी। प्रजातंत्र है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है प्रजातंत्र की। आधुनिक समय के जो प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में प्रत्येक वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एकमात्र साधन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही है। इसके संबंध में लॉर्ड एक्टन ने लिखा है कि यह अति प्रजातंत्रवादी है क्योंकि इससे उन सहस्त्रों व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का अवसर है वो मिल जाता है जिनकी वैसे कोई सुनवाई नहीं होती। यह समानता के सिद्धांत के बिल्कुल निकट है क्योंकि किसी भी मत का अपव्यय नहीं किया जाता और प्रत्येक मतदाता जो है वो व्यवस्थापिका में सदस्य होता है। प्रत्येक मतदाता का व्यवस्थापिका में सदस्य होता है। तो ये जो प्रणाली है ये सर्वथा प्रजातंत्रवादी प्रणाली है। कई बार देखते हैं कि चुनाव है वो एक जुए की तरह हो जाते हैं। तो इस प्रणाली का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है, प्रणाली के अंतर्गत चुनाव परिणाम चुनाव के समय की विशेष परिस्थितियों पर ही निर्भर करते हैं और इसी कारण जुए की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ग है वो अपनी संख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व है वो प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव जो हैं वो एक प्रकार का जुआ नहीं रह जाते। नागरिक चेतना का विकास होता है। यदि सभी वर्गों को व्यवस्थापिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व है वो मिल जाएगा तो नागरिक चेतना का इससे विकास होगा और वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीन है वो नहीं रहेंगे। मतदाता को अधिक स्वतंत्रता रहती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसके अंतर्गत मतदाता है उसको अधिक स्वतंत्रता मिलती है।
मतदाता अपने आचरण और विकल्पों के प्रयोग में अपेक्षाकृत अन्य प्रणालियों के इसमें अधिक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। वे संकुचित जो राजनीतिक दलबंदी होती है उससे ऊपर उठकर मतपत्र पर उम्मीदवारों के समक्ष क्रमिक रूप में अभिरुचि बताने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जैसा कि शुल्ज ने कहा है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है वो निर्वाचकों को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने में अधिक स्वतंत्रता है वो प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में एक जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वो ये दिया जाता है, या एक प्रमुख जो गुण है वो यह है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक भ्रष्टाचार का बहुत अधिक सीमा तक अंत हो जाता है। इस पद्धति को अपनाने पर जो विधानमंडल है उसमें किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत है वो नहीं मिल पाता। इस कारण कोई भी राजनीतिक दल अपने समर्थकों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहता, इसलिए भ्रष्टाचार है वो कम होने की संभावना इसके अंतर्गत रहती है। ये एक प्रकार से न्याय पर आधारित प्रणाली है। आनुपातिक न्याय पर आधारित प्रणाली या पद्धति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में निश्चित प्रतिनिधित्व है वो उनको व्यवस्थापिकाओं में प्राप्त हो जाता है। गेरीमैंडरिंग आदि बुराइयों का अंत, तो गेरीमैंडरिंग जैसी जो बुराइयां हैं उनका अंत हो जाता है। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि गेरीमैंडरिंग क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो ये प्रणाली है ये अमेरिका में पाई जाती है, और इसके अंतर्गत क्या है कि जो शासक दल होता है या जो सत्तारूढ़ दल होता है वो अपने लाभ की दृष्टि से अनुचित परिवर्तन कर लेते हो, एक प्रकार से गेरीमैंडरिंग की संज्ञा दी जाती है। तो गेरीमैंडरिंग जैसी बुराइयों का इसके अंतर्गत अंत हो जाता है। गेरीमैंडरिंग को एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही अपनाया जा सकता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। स्वाभाविक रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व में गेरीमैंडरिंग जैसी प्रणालियों का अंत है वो हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वो ये है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। ये न्याय पर आधारित है। गेरीमैंडरिंग जैसी जो बुराइयां हैं उसका इसके अंतर्गत अंत हो जाता है, और अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में व्यवस्थापिकाओं में सीटें हैं वो उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें इसके प्रणाली के दोषों की, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक और जिस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर इसमें कुछ कमियां, दोष या अवगुण भी हैं। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो सब प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत होती है, लेकिन यदि व्यवहार में बात करें तो व्यवहार में स्थिति कुछ अलग है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कुछ दोष विद्यमान हैं। इन दोषों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। द्वारा जब प्रत्येक वर्ग या हित को अलग या पृथक प्रतिनिधित्व का आश्वासन प्राप्त हो जाएगा, तो राजनीतिक दलों और गुटों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ जाएगी, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जर्मनी के यदि बीमर संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने का परिणाम देखें तो इसमें जर्मन विधानमंडल में राजनीतिक दलों की संख्या वो 30 से अधिक हो गई। जर्मनी में संसदीय शासन के पतन और नाजीवाद के उदय का कारण है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को ही बताया जाता है। इस कारण बाद के जो वर्ष थे उनमें फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको ठुकरा दिया गया। लॉस्की ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि इसके अंतर्गत अनेक राजनीतिक दलों और गुटों का जो जन्म है वो हो जाता है, क्योंकि इसमें ये लगता है कि सभी वर्गों को उनके या सभी को उनकी संख्या के अनुपात में इसमें सीटें प्राप्त हो जाती हैं। तो अलग अलग जो वर्ग हैं वो अपने अलग अलग दलों का निर्माण कर लेते हैं, तो अनेक राजनीतिक दलों और गुटों के जन्म होने की संभावना है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बढ़ जाती है, जो इसका सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि इसके अंतर्गत जो मिले जुले मंत्रिमंडल हैं उनका निर्माण और परिणामतः अस्थायी सरकारें बनती हैं, क्योंकि एक किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं होता। जब राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो साधारणतया कोई एक राजनीतिक दल अकेले ही सरकार का निर्माण करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाता, और ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार से संविध सरकारों या गठबंधन सरकारों या मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण किया जाता है। फ्रांस आदि देशों के अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मंत्रिमंडल नितांत अस्थायी होते हैं और प्रशासन की एकता एवं उत्तरदायित्व को ये नष्ट कर देते हैं। फाइनर ने कहा है कि सामूहिक विभाजनों और पृथक्करण को प्रोत्साहित करके यह कार्यकारिणी के स्थायित्व को धक्का पहुंचाती है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां अनेक प्रकार के गुटों राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाएगा तो वहां पर स्थायी सरकारें है उनका अधिक निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये वर्गीय हितों को प्रोत्साहन देती है। राष्ट्रीय हितों की तुलना में वर्ग विशेष के ऊपर ये अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस पद्धति के द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका राष्ट्रीय एकता का साधन न होकर विभिन्न क्षेत्रीय और वर्गीय हितों का संघर्ष स्थल बन जाती हैं। वो राष्ट्रीय हितों के ऊपर चर्चा न करके वर्ग विशेष के हितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विचार न करके की दृष्टि है। इस संबंध में जो प्रमुख विद्वान है सिजविक वो लिखते हैं कि वर्गीय प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से दूषित वर्गीय व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करता है। तो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या दोष है वो ये है कि इसके अंतर्गत वर्गीय हितों को प्रोत्साहन दिया जाता है। निर्वाचकों और प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सबसे बड़ा अवगुण या दोष है वो यह है कि इसके अंतर्गत निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के बीच में यानी जनता और जो सरकार है या जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में सीधा संपर्क नहीं, प्रत्यक्ष जो संपर्क है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सभी योजनाओं के अंतर्गत बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और इन बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम यह होता है कि निर्वाचकों और उनके प्रतिनिधियों में प्रत्यक्ष और निजी संपर्क नहीं रहता। प्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षा दल के प्रति अधिक उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव रहता है और व्यक्तिगत संपर्क के अभाव में नितांत अवांछनीय तत्व ही निर्वाचित हो सकते हैं। फाइनर इस संबंध में लिखते हैं कि इसे अपनाने पर प्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र की देखभाल है वो प्राय समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं या जो विधायक या जो सांसद होते हैं उनका जो संबंध है वो जनता से न होकर दल विशेष के प्रति अधिक होता है। अत्यधिक जटिल पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के। यदि दोष की बात करें तो सबसे बड़ा दोष ये है कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये अत्यंत जटिल प्रणाली है और साधारण व्यक्ति जो है वो इसको समझ नहीं सकते। मतों की गणना का कार्य तो और भी अधिक कठिन है और अनेक बार निश्चित संख्या में उम्मीदवार न चुने जाने के कारण पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता है वो महसूस होती रहती है। तो सबसे बड़ा दोष ये है कि ये अधिक जटिल प्रणाली है। आम जो नागरिक या मतदाता है वो इसको समझ नहीं सकता और इसके अंतर्गत जो चुनाव परिणाम या जो मतगणना की जाती है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया है जो हर किसी नागरिक के समझ में नहीं आ सकती। राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत समाज है वो अनेक छोटे छोटे स्वार्थमूलक गुटों और भागों में विभाजित हो जाता है। इन गुटों के पास राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम नहीं होता। ये समाज में गुटबंदी और संकीर्णता का प्रचार करते हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक आघात पहुंचता है। स्ट्रोंग ने इस संबंध में कहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व संकीर्ण विचारधारा को जन्म देता है जो अनिवार्य रूप से सामाजिक स्वास्थ्य। अगले यदि हम दोष की बात करें तो श्रेष्ठ विधियों का निर्माण है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने के परिणाम स्वरूप व्यवस्थापिका है वो विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों का एक प्रकार से अखाड़ा बन जाती है और इसका प्रभाव विधि निर्माण पर पड़ता है। विधि निर्माण का जो कार्य है वो सही रूप से संपन्न नहीं हो सकता। राष्ट्रीय हितों की तुलना में जो वर्गीय हित हैं उनको इसके अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
शासन के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो पद्धति है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे गुणों ये अनेक प्रकार के छोटे छोटे गुणों को जन्म देती है, जिसके कारण मिले जुले मंत्रिमंडल अपने आप में एक विडंबना होते हैं। इस प्रकार के मंत्रिमंडल के भागीदार मंत्रिमंडल की असफलता का भार एक दूसरे पर डालते रहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्वाचकों के लिए ये संभव नहीं होता कि वे शासन में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के कार्यों का मूल्यांकन कर यह निश्चित कर सकें कि भविष्य में उनके मताधिकार का प्रयोग किसके पक्ष में होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसके अंतर्गत अनेक वर्गों, हितों और अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों को का प्रतिनिधित्व होने के कारण सरकार या शासन के जो कार्य हैं, उनका जो मूल्यांकन है वो मतदाता ठीक प्रकार से नहीं कर सकते और आगे आने वाले चुनाव में इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको किस पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। उपचुनाव के लिए व्यवस्था नहीं। इस पद्धति का एक सबसे बड़ा जो दोष जो है वो ये है कि इसमें उपचुनाव के लिए कोई व्यवस्था है वो संभव नहीं है। उपचुनाव है वो लोकमत के एक प्रकार से दर्पण समझे जाते हैं। फाइनर ने कहा है कि उपचुनाव से यह ज्ञात होता है कि हवा किस ओर बह रही है, लेकिन इस प्रकार के उपचुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसमें संभव नहीं हो पाते। एस्मिन ने इस पद्धति की आलोचना करते हुए कहा है कि इस पद्धति को अपनाने का जो परिणाम है वो अव्यवस्था और व्यवस्थापिका की शक्ति में अनावश्यक वृद्धि है। मंत्रिमंडल अस्थायी होंगे, उनमें एकता का अभाव होगा, संसदात्मक शासन है वो संभव नहीं हो सकेगा। लोस्की ने भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक प्रमुख आलोचक के रूप में कहा है कि आधुनिक राज्यों की समस्याएं निर्वाचन पद्धति के संशोधन से नहीं सुलझाई जा सकती। इन समस्याओं का समाधान सामान्य जनता के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना तथा आर्थिक स्थिति का संशोधन करना, न कि जनता को अनुपात के अनुसार मतदान देना। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रमुख और उसके प्रमुख दोषों के वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।